Hello students, good morning. How are you all? Hope you are doing good and welcome back to the session in Inventors again students. Last class में हम लोगों ने ऑलरेडी ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी, जिसमें मैंने आपको ETS की 4 कॉम्प्लेक्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्ट लेती हैं उसके बारे में बताया था, और एक 5वीं कॉम्प्लेक्स भी थी, दैट वाज कॉम्प्लेक्स 5, जिसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में तो कोई रोल नहीं होता है, बट the electron transfer was helping in creating an electrochemical gradient, जिसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती थी उससे एटीपी की सिंथेसिस करी जा रही थी, एंड दैट एटीपी सिंथेसिस वाज बीइंग डन बाय द कॉम्प्लेक्स 5. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. तो ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंड में नेट कितना प्रोडक्शन होता है एटीपी का, मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही वो पाथवेज होते हैं जिसके माध्यम से एटीपी का बल्क प्रोडक्शन हो पाता है. ठीक है, तो आज हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और नई चीजें जानेंगे, जैसे कि जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उसके ऑक्सीडेशन से कितना नेट प्रोडक्शन एटीपी का हो पाता है. इन शॉर्ट, यू कैन से दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. फाइन. In respiratory balance sheet, what we are going to discuss about, we are going to discuss that when a molecule of glucose is getting completely oxidized, it is possible for us to calculate the net gain or net outcome of ATP. Fine. So let's start our today's discussion, and that is the respiratory balance sheet. It is possible to calculate, it is possible to calculate the net gain or outcome. It is possible to calculate the net gain or outcome of ATPs when one glucose molecule gets completely oxidized. ठीक है, means in short you can represent it like this, that when this glucose molecule is getting oxidized, then how much ATPs are being produced, this we have to work out in the respiratory balance sheet. Okay students, so ये जो respiratory balance sheet की हम बात करने जा रहे हैं, ये टेबुलर फॉर्म में हम देखेंगे कि जो ATP का प्रोडक्शन हो रहा है वो किन किन सोर्सेज से हो रहा है, क्या वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं या किसी अदर इंटरमीडिएट कंपाउंड के माध्यम से आ रहे हैं. सो इन द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द एटीपीज आर कमिंग, and along with that we have to recall all those cycles and the pathways that we discussed in the past related to the aerobic respiration, right from the very beginning, that is starting from glycolysis till this ETS and oxidative phosphorylation. ठीक है, बिफोर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रेब्स साइकिल, क्योंकि ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से ही ये सारे के सारे एटीपी का प्रोडक्शन हो पाया है. और अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करें, whether you talk about link reaction or Krebs cycle, in all these cycles or the pathways, we had seen that there was production of whether some amount of the NADH, but it was taking place. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की बात करिए, वहां भी 2 NADH प्रोड्यूस हो रही थी. इफ यू टॉक अबाउट द लिंक रिएक्शन, देयर आल्सो यू वर सीइंग दैट 2 NADH molecules were produced. Fine. And in the Krebs cycle, not only NADH, but apart from that, some FADH2 molecules are also produced. And I told you that when one glucose molecule is getting oxidized, for the complete oxidation of one glucose molecule, the Krebs cycle must run twice. Means one cycle of the TCA is not sufficient, it must run twice, then only the glucose molecule can be completely oxidized.
फाइन स्टूडेंट्स, तो चलिए वो सारी चीजों को हम एक टेबुलर फॉर्म में वर्कआउट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. I'm making a table here. Reaction in the very first column, sources in the second column, and net gain of ATP in the third column. अब चलिए पहला रिएक्शन जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में भी हमने एटीपी का प्रोडक्शन देखा था और हमने NADH का प्रोडक्शन देखा था. ओके स्टूडेंट्स, सो डायरेक्ट लिख सकते हैं सोर्स. डायरेक्ट, डायरेक्ट कहने का मतलब कि डायरेक्टली एटीपी ही प्रोड्यूस हो रही है, कोई और अदर इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. तो डायरेक्ट कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे भाई? 2. नेट गेन की बात कर रहे हैं. देखो ऐसे प्रोड्यूस तो 4 होते हैं इन द पे ऑफ फेज, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट द 2 ATP molecules were initially invested in the very first phase of the glycolysis, and that was the initial phase of the glycolysis, and that was the preparatory phase or the activation phase. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे 2 ATP इसलिए हमने लिया क्योंकि 4 - 2 = 2. दूसरा जो सोर्स आप ले रहे हो दैट इज ऑफ NADH मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 2 NADH मॉलिक्यूल्स बन रहे थे. कितने NADH? 2 NADH molecules, and we know that one NADH when gets oxidized, finally oxidized in the ETS, और उससे जो ATP का जनरेशन होता है, 1 NADH corresponds to production of 3 ATP molecules, and in glycolysis 2 NADH are produced. So you can multiply it with 3, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है NADH से ATP का? 6. यानी ग्लाइकोलिसिस से आपको कुल कितनी ATPs मिल रही हैं? 8 ATPs. ये हुआ सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का. ठीक है, दूसरा रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट दैट इज द लिंक रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लिंक रिएक्शन को हम ट्रांजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, या इंटरमीडिएट रिएक्शन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है इट इज लिंकिंग द ग्लाइकोलिटिक पाथवे विद द क्रेब्स साइकिल, and it itself is the connecting link which is the acetyl coenzyme A, and due to that reason we are calling that particular reaction as the link reaction or the connecting reaction. Fine students, तो देखिए यहाँ पे link reaction में कितने NADH molecules आपको मिल रहे थे? 2 NADH molecules मिल रहे थे, and again 1 NADH is corresponding to how many ATPs? 3 ATPs. तो again यहाँ से आपको कितने ATPs का प्रोडक्शन हो जा रहा है? 6 ATP molecules का प्रोडक्शन हो जा रहा है from the link reaction. Next is Krebs cycle. Krebs cycle which is also called as PCA cycle or citric acid cycle. इसमें आपने देखा था कि 2 बार चुकी ये Krebs cycle रन करनी चाहिए for 1 glucose molecule oxidation. So we had seen that there was generation of 6 NADH, 2 FADH2, and 2 molecules of GTPs. And if you remember students, I had told you that this GTP production was immediately coupled to ATP production. GTP अपना टर्मिनल फॉस्फेट को इमीडिएटली ADP के ऊपर ट्रांसफर करके उसको ATP में कन्वर्ट कर दे रहा था, इसलिए साइमल्टेनियसली हम ATP का भी प्रोडक्शन देख पा रहे थे. ओके, सो 6 NADH मीन्स 6 into 3 that is 18 ATPs का प्रोडक्शन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? NADH. 1 FADH2 corresponds to 2 ATPs, so here you can see 4 ATP production.
ओके और ये दो जीटीपी डायरेक्टली यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशन है, दैट इज इट विल बी प्रोड्यूसिंग 2 ATP मॉलिक्यूल. सो इफ यू सम अप you will find that there is production of 24 ATPs via the Krebs cycle. अब आप इन सभी को जोड़ लें, 24 plus 6 30 and 30 plus 8 38. तो टोटल ATP का गेन कितना होता है स्टूडेंट्स? 38 ATPs. ठीक है, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर. द स्टोरी डज नॉट एंड हियर. व्हाई? क्योंकि देखिए बहुत सा जो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो नेट प्रोडक्शन होता है एटीपी का वो 38 नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो 36 होता है. क्या होता है? 36. अब आप कहोगे कि जोड़ के तो देख रहे हैं 38 आ रहा है, 36 कैसे होगा भाई? ठीक है, तो कंक्लूडिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, मैं आपको बताऊंगी क्यों 36. द नेट गेन of ATPs is either 36 or 38. Is either 36 or 38. I'll explain why there is production of 36 ATPs in most of the eukaryotic cells. I'll explain. And in under what condition the cells are showing you the net production of 38 ATP molecules. In this picture we are going to see here that there is the concept of shuttle system. Shuttle molecule का एक concept आता है जो आपको next समझना है. ठीक है, तब आप समझ पाओगे कि कौन सी कंडीशन में 36 ATP का प्रोडक्शन होता है and under what circumstances 38 ATPs are produced. Okay, होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं. मैं अब इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ यहाँ पे शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट. शटल सिस्टम, शटल सिस्टम. फाइन. शटल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? शटल, you must have heard about the word and in fact you must have played that game also. शटल सिस्टम यानी कि शटल कॉक के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, wherein one player transfers its energy on the shuttle system, यानी कि शटल कॉक के ऊपर वो दूसरे प्लेयर के पास जाता है, दूसरा प्लेयर अपनी एनर्जी उसके ऊपर ट्रांसफर करना है, अगेन इट इज रिटर्निंग बैक टू द फर्स्ट प्लेयर. यही होता है. शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ पे आ रहा है, शटल सिस्टम मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल हियर इज कॉल्ड एज शटल मॉलिक्यूल. क्यों जरूरी है ये? ग्लाइकोलिसिस, आप सभी को पता है कि ग्लाइकोलिसिस कौन से सिस्टम में रन करी? साइटोप्लाज्म में रन करी. साइटोप्लाज्म में ही वो 2 NADH प्रोड्यूस हुए थे. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आगे के स्टेप्स होने हैं, दैट इज द TCA साइकिल, देन द रनिंग ऑफ द ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं. तो ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH प्रोड्यूस हुए थे, दे मस्ट फर्स्ट एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो NADH है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता. ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक बॉर्डर है, कोई एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रॉस करना चाहता है लेकिन वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता. तो वो क्या करेगा? उसको कोई चीज ट्रांसफर करनी है अक्रॉस द बॉर्डर, तो वो क्या करेगा? अपना सामान किसी दूसरे इंडिविजुअल को देगा जो आसानी से उस बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है और अपना सामान पहुंचवा देगा. यही करेगा. उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ शटल सिस्टम में भी समझना है. साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस हुई NADH जो कि डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, it will transfer its energy onto some other molecule, which here is the shuttle molecule, which can readily cross the membrane of the mitochondria, and then it is going to transfer the energy of those NADH molecules onto the NAD plus present inside the mitochondria. यानी NADH ने हाइड्रोजन अपना ट्रांसफर करा किसी शटल मॉलिक्यूल के ऊपर, वो हाइड्रोजन ट्रांसफर होना है NAD प्लस के ऊपर ताकि वो वापस से NADH बन जाए. ठीक है, so when that shuttle molecule is entering inside the mitochondria, it is transferring the hydrogen onto some NAD plus already present in mitochondrial matrix. तो क्या हुआ? बाहर का बना हुआ NADH यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से NADH का प्रोडक्शन करवा दे रहा है. तो शटल मॉलिक्यूल ने क्या किया? बाहर साइटोप्लाज्म में बनी हुई NADH की एनर्जी को ट्रांसफर करा दिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. अब यहाँ पे आपको 2 कॉन्सेप्ट दिखेगा शटल सिस्टम के अंदर, यानी कि यू विल बी फाइंडिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शटल मॉलिक्यूल्स. एक शटल सिस्टम होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल और दूसरा होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल.
ठीक है, अब क्या होता है इन दोनों में मैं आपको बताऊंगी। NADH produced NADH produced in the cytoplasm, NADH produced in the cytoplasm cannot directly enter inside the माइटोकॉन्ड्रिया। ये है प्रॉब्लम जिसकी वजह से शटल का कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि जो NADH है इट कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर विच इट नीड्स टू transfer its energy onto some other molecule, and that other molecule here is the shuttle molecule. Just a second. Shuttle molecule. ठीक है, अब ये शटल मॉलिक्यूल क्या करेगा, ट्रांसफर्स the energy of NADH in cytoplasm to inside the mitochondria. ठीक है, अब इसके अंदर आप पढ़ोगे दो डिफरेंट शटल सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन से दो शटल सिस्टम है यहाँ पे। शटल सिस्टम, एक शटल सिस्टम होता है ग्लिसरॉल 3-phosphate शटल। दिस इज द फर्स्ट शटल सिस्टम जिसमें कि कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ग्लिसरॉल 3-phosphate शटल इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरा है मैलेट एस्पार्टेट शटल। दूसरा कौन सा है, मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, अब आप देखो ग्लिसरॉल 3-phosphate में क्या होता है। ग्लिसरॉल 3-phosphate जब NADH की एनर्जी को ट्रांसफर करवाती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो पर NADH मॉलिक्यूल की एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए ये खुद एक ATP कंज्यूम करती है। यानी कि ये ऐसा दोस्त है जो दूसरे दोस्त की मदद बिना फायदे के नहीं करता। ठीक है, चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, वो वैसा वाला फ्रेंड है ग्लिसरॉल 3-phosphate। यानी इट इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी ऑफ NADH मॉलिक्यूल बट इट कंज्यूम्स 1 ATP पर NADH, कि मुझे 2 NADH की एनर्जी ट्रांसफर करानी है, मुझे 2 ATP मिलेंगे तब ट्रांसफर होगा। तो इन दैट कंडीशन transfers the energy of 2 NADH molecules, by consuming 2 ATP molecules, ठीक है, तो ये एकदम से है ना, कहते हैं कि सेल्फलेस वाला फ्रेंड नहीं है। ऑलराइट, अभी आप कौन कौन से सेल्स में देख सकते हो ग्लिसरॉल 3-phosphate। और एक और चीज मैं बता दूं दैट दिस शटल सिस्टम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज कि ये जो शटल सिस्टम है प्रोकैरियोट्स का भी हिस्सा है, बिल्कुल नहीं।
The shuttle system is not found in the prokaryotic system. It is the system of the eukaryotes only. All right. So it is absent in prokaryotic systems. Yeah, prokaryotic organisms. ठीक है. And it is found in this glycerol 3 phosphate system is found in most of the eukaryotic cells. Is found in most of the eukaryotic cells. ठीक है. अब यूकैरियोटिक सेल्स के नीट में कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक एग्जांपल्स के ऊपर पूछे गए, जैसे फ्लाइड मसल सेल्स जो होती हैं उनमें कौन सा शटल सिस्टम ऑपरेशनल होता है, जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनमें कौन सा शटल सिस्टम ऑपरेशनल होता है. तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे एग्जांपल्स जिसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज ऑपरेशनल इन फ्लाइट मसल सेल्स, muscle cells, as well as it is operational in brain cells. ब्रेन सेल्स में भी ऑपरेशनल होता है. अब चूंकि 2 NADH मॉलिक्यूल की एनर्जी ट्रांसफर कराने के लिए इट इज कंज्यूमिंग 2 ATPs बाय इटसेल्फ. ठीक है. तो क्या हुआ, जो अभी मैंने आपको नेट गेन दिखाया था ATP का, दैट वाज 38, उसमें से आप 2 माइनस करोगे ना भाई, तभी तो जाके ये एनर्जी को ट्रांसफर करवा पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो 38 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट इज द नेट गेन हियर? It is 36 ATP molecules if the glycerol 3 phosphate is operational. Okay students. अब दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ मैलेट एस्पार्टेट शटल का. ये ऐसा शटल सिस्टम है जो NADH की एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए खुद ATP कंज्यूम नहीं करता. उसको कहते हैं सेल्फलेस काइंड ऑफ अ फ्रेंड कि अरे यार तुमसे मैं पैसे लूंगा, तुमसे मैं ATP खर्च करवाऊंगा. बिल्कुल नहीं, मदद करता है बट बिना किसी एडवांटेज के. तो मैलेट एस्पार्टेट शटल इज द रियल काइंड ऑफ अ फ्रेंड. ओके स्टूडेंट्स. सो मैलेट एस्पार्टेट शटल it transfers the energy of NADH molecules without consuming ATPs. Okay, and this is operational in kidney cells, heart cells, and other organs. Kidney cells, heart cells, and other organs. And in this case, the net gain of ATP is 38 ATPs. Net gain of ATPs here is how many ATPs, students? 38 ATPs. ठीक है. तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी कंफ्यूजन होगा. बहुत अच्छे से अपनी ये सारी चीजें पढ़ ली कि अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑपरेशनल होता है तो हमें नेट गेन कितनी मिलती है ATP की? हमें नेट गेन मिलती है 36 ATP की इफ द शटल सिस्टम ऑपरेशनल इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या G3P शटल. ओके. And if it is malate aspartate shuttle students, then the net gain of ATPs is 38. इसलिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में या पिछले टॉपिक में बताया था कि जो नेट गेन होता है ATP का वो या तो 36 होती है या तो 38 होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शटल सिस्टम. इफ इन अ सेल द शटल सिस्टम ऑपरेशनल इज G3P, then the net outcome of ATP is 36. And on the other hand, if it is MA shuttle, which is malate aspartate shuttle, then the net gain of ATP is 38 ATPs. होप आपको इन दो टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स. तो आपने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ लिया. अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी. नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी की. तो चलिए अब उसकी बात करते हैं.
रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी आपने फिजिक्स में ये वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी प्रोसेस के लिए आप अगर एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं या इनपुट डालते हैं तो देयर इज आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस या आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो आप निकालते हो दैट गिव्स यू द एफिशिएंसी ऑफ दैट प्रोसेस। वैसे ही हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं और जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज द aerobic respiration. The most common form of respiration is the aerobic respiration. आपको इसकी efficiency निकालनी है, that how efficient is the process. How efficient is the process. ये आपको निकालना है। ठीक है, Now few things you need to learn here. एक ATP के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है? दैट इज इक्विवेलेंट टू 34 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी एक ATP मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके अंदर कितनी स्टोर्ड एनर्जी है, क्योंकि जितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी उसमें से कितनी एनर्जी हम स्टोर करा पा रहे हैं एक सेल के अंदर, वही आपको बताएगा कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ वन ATP molecule is equivalent to 34 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी एक ATP मॉलिक्यूल में स्टोर्ड रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि एनर्जी stored in a glucose molecule is 2870 किलोजूल। इतनी एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उस स्टोर्ड एनर्जी में से कितनी एनर्जी स्टोर हो पा रही है, कंजर्व हो पा रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इससे ही आपको पता चलेगा कि हाउ एफिशिएंट द प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन इज। ओके, सो लेट्स सी हियर। एनर्जी ऑफ वन ATP इज 34 किलोजूल। अब तुमने देखा क्या मैक्सिमम कितने ATPs प्रोड्यूस हो पा रहे थे भाई? 38 ATPs प्रोड्यूस हो पा रहे थे। ठीक है, 38 ATPs का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पा रहा था जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रही थी। तो आपने क्या करना है, इस 38 को मल्टीप्लाई करनी है 34 के साथ, 34 किलोजूल के साथ, एंड हेंस यू विल गेट 1292 किलोजूल। इतनी एनर्जी ATP के फॉर्म में कंजर्व हो पाती है 38 ATPs में। क्लियर है? तो 1292 किलोजूल के बराबर की एनर्जी कंजर्व हो पा रही है। ग्लूकोज के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? 2870 के बराबर की एनर्जी स्टोर्ड है। हम आपसे एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो चलिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे एफिशिएंसी? लेट अस सी हियर। 1292 kilojule of energy divided by 2870 kilojoules into 100। ठीक है, इससे आपको मिलेगी एफिशिएंसी। एंड इफ यू कैलकुलेट एंड इफ यू सम इट अप, या इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट कि इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है। ये आ रही है 45% के आसपास। कितनी आ रही है? 45% के आसपास। इट मींस कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज 45% एफिशिएंट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर की जो एनर्जी है उसका 45% कंजर्व कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो अब देख लो, इसको आप ऐसे कह सकते हो दैट 45% of the stored energy, 45% of the stored energy of glucose gets conserved in the form of ATPs, gets conserved in the form of ATPs। ठीक है, तो ये 45% you have to remember। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन के एफिशिएंसी की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में एम्फीबॉलिक पाथवे।
The next topic here is amphibolic pathway. Now before we begin with the points of the amphibolic pathway, पहले amphibolic का मतलब समझ लो कि क्या होता है. Amphi word का मतलब होता है both, and bolic word is coming from metabolism. So you have studied about metabolism and you already know that metabolic reactions are basically of two different types. One is the catabolic reaction and the other is the anabolic reaction. Catabolic reaction क्या होती है? Catabolic reaction are all those reactions in which a large compound, large organic compound breaks down into many small, simpler inorganic compounds. And we know that wherever and whenever there is breakdown of chemical bond, it releases energy. Means whenever in any reaction there is breakdown of a bond, it is a kind of exothermic reaction or exergonic reaction wherein there is release of huge amount of energy, और ऐसे reactions को हम catabolic reactions कहते हैं. On the other hand we have anabolic reaction. ये ठीक opposite होता है catabolic reaction का. यहाँ पे large size compound breakdown होता है. एनाबॉलिक में छोटे छोटे कंपाउंड्स आपस में यूनाइट होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और वी नो दैट बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स एनर्जी, मींस इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक प्रोसेस. ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे वर्ड आया है एम्फीबॉलिक, इट मींस कि रेस्पायरेशन अकेला कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है. रेस्पायरेशन के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको एनाबॉलिज्म भी शो करता है, जिसके कारण आप रेस्पायरेशन को, एरोबिक रेस्पायरेशन को और खासकर उसकी टीसीए साइकिल को कैटाबॉलिक होने के साथ साथ एनाबॉलिक भी देखोगे, जिसकी वजह से दैट पाथवे इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में. Amphibolic pathway. The word amphi means both, and this bolic word comes from metabolism. ठीक है, and just now I told you that this metabolism comprises of two different types of the reactions. One is the catabolic reaction, and the other is anabolic reaction. ठीक है, initially when I was telling you the introductory part of the respiration, I told you that it's a catabolic process. Yes, definitely it is a type of catabolic process, क्योंकि जो organic substrates होते हैं उनका breakdown होता है, तो catabolic process तो है ही. लेकिन क्रेब्स साइकिल जैसे पाथवे के अंदर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग कार्बन स्केलेटन. They are providing carbon skeleton for formation of some large size plant products or some secondary metabolites like pigments, cytochromes. तो ये तो एक तरीके से एनाबॉलिक का भी हिस्सा हो गया. ये लार्ज साइज कंपाउंड बनने में भी एक इंटीग्रल पार्ट है. So Krebs cycle can be called as a catabolic as well as an anabolic pathway, due to which collectively we call it an amphibolic pathway. Okay? In aerobic respiration, large organic substrates break down or oxidize and liberate large amount of energy. They liberate large amount of energy. ठीक है, and due to which the pathway becomes catabolic pathway. Catabolic pathway. ठीक है, intermediates formed in TCA cycle, ये क्या करते हैं? They provide
फ्रेमवर्क और कार्बन स्केलेटन फॉर formation of some plant products वो प्लांट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई? वो प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं some secondary metabolites, pigments, it can be cytochrome, etc. ठीक है? Hence we can say that this TCA, it has both the components catabolic as well as anabolic, both the components catabolic as well as anabolic, जिसकी वजह से TCA cycle itself is called as amphibolic pathway और amphibolic cycle. ठीक है? अब ऐसे कौन कौन से इंटरमीडिएट है जो किसी दूसरे प्लांट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कार्बन स्केलेटन दे रहे हैं? अब उसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लेंगे स्टूडेंट्स. जैसे टीसीए साइकिल में स्टार्टिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल था एसिटाइल कोएंजाइम ए. क्या था रॉ मटेरियल? एसिटाइल कोएंजाइम ए. सो दिस वर्क्स एज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट्स, प्लांट products like carotenoids, terpenes, जिबरेलिन्स क्या है? फाइटो हार्मोन. और किससे बनते हैं? टर्पीन से बनते हैं. कैरोटिनॉइड्स क्या है? प्लांट पिगमेंट है. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूं सक्सिनाइल कोए का. ये भी एक इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल में. सक्सिनाइल कोए ये किस चीज के बनने के लिए कार्बन स्केलेटन देता है? इट प्रोवाइड्स कार्बन स्केलेटन फॉर सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम और दूसरा क्लोरोफिल. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि पहले से तो आप देखते ही आ रहे हो कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का या उसके फ्यूल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि पाइरुवेट का. ठीक है. तो कैटाबॉलिक तो वो ऑलरेडी है ही, लेकिन उसके अंदर जो ढेर सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे का भी हिस्सा है, जिसमें वो एनाबॉलिक पाथवे में एक इंटीग्रल पार्ट है. एंड दिस इज व्हाई TCA cycle is called as an amphibolic cycle or amphibolic pathway. ओके स्टूडेंट्स. तो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कर लिया है. एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. तो वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में. होप करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन.